लोगों ने अभी तक पढ़ा कि जो सेल होती है ना, वो हमारे पूरी एकल कोशिका होती है, जिससे हमारे पूरे का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, हमारे पूरे शरीर का निर्माण हुआ है, किसी भी पादप या जंतु का निर्माण एकल कोशिका से हुआ है। और हुआ कैसे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोशिका विभाजन। ठीक है, सेल डिवीजन होना, जिसके बारे में सबसे पहले बताया था रुडोल्फ विर्चो ने। लोगों ने पढ़ा था कोशिका सिद्धांत, तो सबसे पहले उन्होंने बताया था कि कोशिका का विभाजन होता है, सेल अपने आप को डिवाइड करती है, तब जाके नई कोशिकाएं क्या होती, बनती जाती जिससे बहुत सारी कोशिकाएं बनती, तो वो ऊतक का रूप धारण करती है, और ऊतक से अंग, और अंगों से क्या बनता है, शरीर। मतलब अगर हमें हमारे शरीर की वृद्धि करनी है, मरम्मत करनी है, प्रजनन क्रिया होना है, तो हर चीज में कौन सी प्रोसेस होगी, तो वो होगी सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, हमें हमारे सिलेबस कोशिका का विभाजन हमें पूरा क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक, तो आज स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन क्या है। तो याद रखिएगा कि वह पूरी प्रोसेस पूर्ववर्ती कोशिका द्वारा नई कोशिका का निर्माण होना, नई कोशिका का निर्माण होना, ठीक, या हम कह सकते हैं पैतृक कोशिका से, पेरेंट सेल से, पेरेंट सेल से संतित कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। और कोशिका विभाजन के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे बेटा रुडोल्फ विर्चो। कोशिका के विभाजन में जो बताने वाले वैज्ञानिक थे वो क्या थे, वो थे हमारे रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने 1855 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। और उन्होंने ही हमें बताया था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब जो भी पूर्ववर्ती कोशिका है उसी से नई कोशिका बनेंगी। ठीक है, उसी का विभाजन होता जाएगा और नई कोशिका बनेगी, मतलब एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखो ये बात तो हम समझ गए है ना, इसके बारे में हमें सब पता है कि किसी भी जीव का जो जीवन की शुरुआत होती है वो एकल कोशिका से होती है। उस एकल कोशिका में विभाजन होता है, तब जाके पूरे शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब पैतृक कोशिका से संतित कोशिका का या डॉटर सेल का बनना ही कोशिका विभाजन है। ये बात हमें बहुत क्लियर है। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो ये जो कोशिका विभाजन है, इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी वेल कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होती है, तब जाके कोशिका विभाजन हो रहा है। कहने में तो बड़ा आसान है कि एक कोशिका का भागों में टूटना, विभाजित होना, पर उसके पीछे बहुत बड़ी एक प्रोसेस है जो काम कर रही है। तो आज हमें वही प्रोसेस देखना है, और हर अलग अलग प्रकार के कोशिका विभाजन कौन से होते हैं उसके बारे में हमें समझना है। तो देखो सबसे पहले सेल डिवीजन के बारे में बताने वाले कौन थे, 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने सेल डिवीजन के बारे में क्या किया बताया। फिर 1953 में हार्वर्ड नामक वैज्ञानिक ने हमें एक चीज के बारे में समझाया जिसे कहते हैं सेल साइकिल, कोशिका चक्र। क्या कहते हैं, कोशिका चक्र। क्या आप जो कह रहे हो ना कि आपकी जो सेल है डिवाइड हो रही है, तो उसके पीछे एक वेल कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस, एक साइकिल चल रही है। ठीक, मतलब सेल कैसे डिवाइड हो रही है तो उसकी पूरी एक प्रोसेस है। उसको उन्होंने क्या नाम दिया, तो उसको उन्होंने नाम दिया कोशिका का विभाजन, है ना। मतलब कोशिका विभाजन के अंदर घटित होने वाली सभी घटनाएं, कोशिका विभाजन में घटित होने वाली क्रमिक घटनाओं को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं बेटा, कोशिका चक्र कहते हैं। मतलब एक कोशिका विभाजन में जो भी पूरी प्रोसेस हो रही है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, एक के बाद एक, उसको हमने क्या कहा, कोशिका चक्र कहा। और ये जो कोशिका चक्र होता है, इसके लिए एक इंटरेस्टिंग बात और ध्यान रखेंगे कि पूरे कोशिका चक्र की अवधि मानी जाती है, हम बोलते हैं कि हमारी कोशिका को विभाजन होने में 24 घंटे का समय लगता है। कितना समय लग रहा है, 24 घंटे, है ना। पर इस कोशिका चक्र के दो हिस्से होते हैं, एक होती है अंतरावस्था, इंटरफेस, और एक होती है माइटोटिक फेज। माइटोटिक प्रावस्था, या इसे एम फेज भी कहते हैं,
इसे सूत्री प्रावस्था भी कहा जाता है, सूत्री प्रावस्था। तो जब अगर हम बात करें कि जो कोशिका विभाजन हो रहा है इसके हम कितने, तो इसके कोशिका चक्र दो तरह से चलते। एक आपकी कौन सी हो गई, तो एक हो गई कौन सी, अंतरावस्था। अंतरावस्था या क्या होती है, तो अंतरावस्था के बारे में याद रखेंगे कि अंतरावस्था वो प्रक्रिया है, पहले तो ये बात याद रखो कि पूरी कोशिका विभाजन में जो 23 आवर्स लगते हैं वो केवल इंटरफेज में लग जाते हैं, पर इंटरफेज डिवाइडिंग फेज है ही नहीं, इंटरफेज में कोई डिवीजन नहीं हो रहा। इंटरफेज तो केवल आपकी कोशिका को तैयार कर रही है ताकि कोशिका में विभाजन हो सके, मतलब विभाजन होने में टाइम नहीं लग रहा है, तैयारी में समय लग रहा है। माइटोटिक फेज में हम कितना समय मानते हैं, वह 1 घंटे ना, 1 घंटे का। और हम क्या मान रहे हैं कि जो पूरा कोशिका चक्र है, पूरा जो सेल साइकिल है वो 24 घंटे का है, जिसमें से एक आपकी होता है डिवाइडिंग फेज, जहां पे कोशिका वास्तव में डिवाइड होगी, और एक होता है आपका अनडिवाइडिंग फेज, जहां पे कोशिका केवल और केवल तैयार होगी, किसके लिए, कोशिका विभाजन के लिए। तो एक हो गया डिवाइडिंग फेज, एक हो गया अनडिवाइडिंग फेज। अब इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में से ज्यादा अवधि किसमें लग रही, केवल तैयारी में। अंतरावस्था क्या होती है, तो याद रखिएगा, कोशिका उपापचयी क्रियाओं द्वारा विभाजन की क्या करती है, के लिए तैयार होती है। कोशिका आपकी जो है यहाँ पे क्या कर रही है, तो उपापचयी क्रियाओं के द्वारा, मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा, बनना और टूटना, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा सेल डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर करती है, विभाजन के लिए खुद को केवल क्या कर रही, तैयार कर रही है। यहाँ पे केवल प्रिपरेशन चल रही है ताकि डिवीजन हो पाए। और उस प्रिपरेशन में क्या क्या मेन चीजें होंगी, तो उस प्रिपरेशन में एक तो होता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन, जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसकी प्रतिकृति बनती है, उसका कॉपी बनता है। आनुवांशिक पदार्थ की क्या बनती है, कॉपी बनती, ठीक। और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा आपका यहाँ पे कोशिका वृद्धि, सेल ग्रोथ करती है। कोशिका वृद्धि, सेल क्या करती है, ग्रोथ करती है, ठीक। तो देखिए क्या क्या हो रहा है, एक तो यहाँ पे अंतरावस्था अनडिवाइडिंग फेज में एक तो क्या हो रहा है, डीएनए की कॉपी हो जाएगी, दूसरा कोशिका वृद्धि करेगी, मतलब ये केवल तैयारी करवाने वाली प्रोसेस है। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे कोशिका एक्चुअल क्या होगी, विभाजित होगी। यहाँ पे कोशिका का एक्चुअल क्या होगा, विभाजन होगा, कोशिका का एक्चुअल विभाजन होगा। तो देखो अगर हमसे कभी भी कोशिका विभाजन पूछे तो सबसे पहली बात तो हम बताएंगे कोशिका विभाजन के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक है वो है रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने 1855 में हमें ये बात बतलाई थी कि सभी नई कोशिका अपने पूर्व पहले वाली कोशिका से ही बनती है। तो वो बात हम समझाएंगे। और कोशिका विभाजन होता क्या है, तो किसी भी एक कोशिका का टूटकर नई कोशिकाओं का निर्माण करना, मतलब पेरेंट सेल से डॉटर सेल का बनना। ये हमने कहा ये एक सेल है, इसका दो छोटे छोटे भागों में टूटना, फिर इसका भी टूटना, फिर ये भी टूटेंगे 4 अलग भागों में, ठीक। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन। विभाजित होती जा रही होती जा रही होती जा रही। तभी तो हमने कहा कि कैसे, हमने कहा कि जब एक बच्चा पैदा होता है तब क्या होता है, मेल का जो रहता है गैमेट सेल, शुक्राणु जिन्हें कहते हैं स्पर्म, और फीमेल की जो गैमेट सेल रहती है प्रजनन कोशिका अंडाणु। जब उन दोनों में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तब क्या होता है, तो बेटा जब स्पर्म और अंडाणु मिलते हैं तब जाके उनकी जो कोशिका रहती है उनके अंदर विभाजन चलता है, और 9 महीने की अवधि के बाद पूरे जीव का, पूरे बच्चे का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये कैसे हो रहा है, एकल कोशिका थी, उस एकल कोशिका ने अपने आप को विभाजित किया तब जाके हुआ। तो कोशिका विभाजन समझाने में हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे हमने बोला कि जो कोशिका विभाजन है इसके पीछे एक बहुत ब्यूटीफुल वेल कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल, ठीक है। और इस सेल साइकिल के बारे में बताया था 1953 में हॉवर्ड नामक वैज्ञानिक ने। ये जो सेल साइकिल होती है ये 2 प्रोसेस में चलेगी, 2 पार्ट में चलेगी। पहले होगी अंतरावस्था, बाद में होगी आपकी माइटोटिक प्रवस्था, जिसे हम कहते हैं एम फेज। अब जो अंतरावस्था होती है जिसे इंटरफेज कहा जाता है इंग्लिश में, ये अनडिवाइडिंग फेज, यहाँ पे कोई डिविजन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे आपकी कोशिका उपापचयी क्रिया करेंगी, मेटाबॉलिक प्रोसेस करेगी और अपने आप को रेडी करेगी फॉर द सेल डिविजन। यहाँ पे केवल प्रिपरेशन चल रही है। उस प्रिपरेशन में क्या होता है, तो 2 मेन काम होते हैं, एक तो कोशिका की वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, और दूसरा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका रेप्लिकेशन। दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बच्चे सेल डिवीजन पढ़ लेते हैं कि समसूत्री होता है, अर्धसूत्री होता है, बात खत्म हो गई। नहीं, मुद्दा ये है कि तुमने वो डिवीजन किया कैसे,
जब तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल तुमने तोड़ा तो वो अलग अलग कैसे हो पाए बेटा, क्योंकि हम ऑलरेडी डीएनए की क्या कर रहे हैं, कॉपी कर चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इस पूरे जो चैप्टर को आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि एक एक चीज हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बात जो आपकी डिवाइडिंग फेज है वो कौन सी, माइटोटिक फेज। अब इन दोनों को और डिटेलाइज हम देखते हैं। चलो, तो कुछ इस प्रकार से दिखती है हमारी सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल में क्या हो रहा है बेटा, तो ये वाला तो जो है आपका, ये वाली तो जो प्रोसेस है ये आपकी क्या है, तो ये आपका कौन सा है, तो ये आपका कहलाएगा माइटोटिक फेज। कौन सी फेज है, माइटोटिक फेज, माइटोटिक प्रावस्था, जिसके अंदर डिवीजन होगा। डिवीजन भी दो तरह से होता है। सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, पहले सबसे कोशिका में केंद्रक विभाजित होता है, केंद्रक का विभाजन होना। और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है एक बार केंद्रक टूट गया कोशिका के अंदर तो फिर हम करते हैं कोशिका द्रव का विभाजन। कोशिका द्रव का विभाजन मतलब विभाजन भी डायरेक्ट नहीं होगा, विभाजन भी कितने पार्टों में होगा, दो। पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, फिर होगा साइटोकाइनेसिस। पहले केंद्रक टूटेगा, फिर एक कोशिका के अंदर का केंद्रक टूट गया, फिर उस केंद्रक के बाद वो केंद्रक दो अलग अलग, एक कोशिका के अंदर आपको दो केंद्रक दिखेंगे और फिर वो दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो पहले केंद्रक टूटेगा, पहले किसी कोशिका के अंदर का केंद्रक अलग होता है, विभाजित होता है, फिर पूरी कोशिका। अब ये वाली जो प्रोसेस है G1S और G2, ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है बेटा, यहां से ये जो पूरी प्रोसेस आप लोग देख रहे हैं कौन सी फेज है, तो ये कौन सी फेज है आपकी, इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर भी कितनी आती है, तो याद रखेंगे इंटरफेस के अंदर भी तीन फेज आते हैं, अंतरावस्था के अंदर भी तीन अवस्था आते हैं। सबसे पहले आता है G1, इसको हम कहते हैं प्रथम वृद्धि प्रावस्था, फर्स्ट ग्रोथ फेज। फर्स्ट ग्रोथ फेज, इसमें क्या होता है, तो इसमें कोशिका वृद्धि होती है व उपापचयी क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि का निर्माण होता है, आदि का निर्माण होता है। तो देखो भाई, हमारी जो G1 फेज है, सबसे पहले फर्स्ट गैप फेज है, इसके अंदर क्या होगा, तो इसी फर्स्ट गैप इसे कहते ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे होती है आपकी सेल की ग्रोथ और मेटाबॉलिक प्रोसेस। एक और चीज होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस, उपापचयी क्रिया होती है जिससे हमारी कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ हमें चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, वो क्या होता है, उनका निर्माण होता है। अगली फेज है आपकी एस फेज। एस का मतलब होता है सिंथेसाइज, सिंथेसाइज जिसे हम कहते हैं संश्लेषण। यही सबसे मेन चीज है यहाँ पे, सिंथेसाइज संश्लेषण में क्या होता है, तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इस वाली प्रोसेस में क्या हो रहा है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन का काम हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल की कॉपी होती है। क्यों हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि हम कह रहे हैं कोशिका विभाजन हो रहा है, तो जब कोशिका विभाजन होगा तो हमने अभी पढ़ा था कुछ समय पहले ही गुणसूत्र, गुणसूत्र जो क्रोमेटिन जाल के रूप में फैले होते हैं, जैसे ही कोशिका विभाजन होता है तो वो गुणसूत्र क्रोमोसोम में बदल जाते हैं, वो क्रोमोसोम टूटते हैं, तब जाके दो अलग अलग कोशिका बन रही। तो भाई क्रोमोसोम टूट जाएंगे तो तुम्हारा तो जेनेटिक मटेरियल आधा हो जाना चाहिए, पर वो आधा क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपकी कोशिका ऑलरेडी उसे कॉपी कर चुकी है। डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि ये जो जीन है, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ही होता है बेटा कि ये जो आपका गुणसूत्र है, इसके अंदर जो आपका डीएनए है उसकी हम कॉपी ऑलरेडी बना चुके, है ना। मतलब क्रोमोसोम एक दूसरे को आधे आधे करेंगे, क्रोमोसोम एक दूसरे से आधे आधे हो जाएंगे, मतलब ये जो दो क्रोमेटिड सिस्टर आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये एक दूसरे से एक इधर टूट जाएंगे, पर उनके जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं आएगा। और उसका कारण क्या है, उसका कारण है क्योंकि अंदर ऑलरेडी डीएनए जो है उसकी कॉपी हम लोग कर चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार बच्चे इंटरफेस को तो छोड़ ही देते हैं कि क्या करना है, नहीं, यहीं से तो कहानी शुरू हो रही है कि आप कह रहे हो गुणसूत्र आपने आधे आधे कर लिए, टूटेंगे अभी देखना आप, हम लोग करेंगे कोशिका विभाजन तो गुणसूत्र आधे आधे हो गए, तो फिर जेनेटिक मटेरियल कम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी गुणसूत्र के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए था उसकी हमारी सेल ऑलरेडी एक कॉपी बना चुकी है। तो अगर ये दोनों इससे एक दूसरे से अलग हो भी जाए
तो भी हमारे जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि डीएनए के अंदर जीन होते हैं, जीन के अंदर जेनेटिक कोड होता है, और उसके अंदर चेंज नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी उसकी कॉपी हो चुकी है। यहाँ पे अगर सपोज एक है तो यहाँ पे कितने आ चुके हैं, 2। तो अगर ये टूटेगी भी एक दूसरे से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जेनेटिक मटेरियल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस वाली फेज में क्या हो रहा है, तो इस वाली फेज में हमने देख लिया क्या होगा, डीएनए की कॉपी होगी, डीएनए प्रतिकृति होती है, डीएनए का कॉपी बनता है, ठीक है, कॉपी की जाती है, उसको डबल किया जाता है। फिर आया आपका G2 गैप 2 फेज। G2 है आपकी कौन सी, तो याद रखना ग्रोथ, सेकेंड ग्रोथ फेज। सेकेंड ग्रोथ फेज मतलब द्वितीय वृद्धि प्रावस्था। सेकेंड ग्रोथ यहाँ पे होती है, यहाँ पे मेनली क्या होता है, तो याद रखना प्रोटीन व आरएनए का निर्माण। हमारी सेल, अब हमारी सेल बढ़ने वाली किस तरह, डिवाइडिंग फेज। तो हमारी सेल सारे मटेरियल इकट्ठा करी, तो यहाँ पे प्रोटीन और आरएनए का निर्माण होता है, प्रोटीन और आरएनए का क्या होता है, निर्माण होता है। तो देखो अगर कभी भी कोशिका चक्र समझाना हो और इंटरफेस समझाना तो बहुत इजी बात है, 2 तो ग्रोथ फेज होती है और एक सिंथेसाइज फेज होती है। ग्रोथ फेज में कुछ भी कॉपी वगैरह नहीं होगा, ग्रोथ फेज में वृद्धि हो रही है और चीजों का निर्माण हो रहा है जो हमें कोशिका विभाजन में हेल्प करेंगे। जैसे फर्स्ट ग्रोथ फेज में क्या हुआ, तो फर्स्ट ग्रोथ फेज में हमने सेल के पहले तो उसको आकार को बड़ा किया और दूसरा मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा, उपापचय क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, वसा या वो जो भी मटेरियल जो हमें क्या चाहिए कोशिका विभाजन में चाहिए उसको इकट्ठा किया। एच फेज जो सिंथेसाइज फेज है उसके अंदर डीएनए की क्या हो गई, कॉपी हो गई, बिल्कुल शॉर्ट में आसानी से समझो। और G2 फेज में क्या हुआ, तो G2 फेज में जो प्रोटीन और आरएनए है उनका क्या हुआ, निर्माण किया। अब जैसे G2 फेज खत्म होगी हमारी कहाँ चली जाएगी, सेल डिवीजन में चली जाएगी। अब यहाँ पे एक और फेज आपको दिख रही होगी जो लिखी G0। G0 फेज क्या होती है, कभी कभी हमारे कुछ जो सेल्स रहती है उनके अंदर डिवीजन एक्चुअल में होने वाला नहीं है, वो केवल अपने आप को क्या करे, डिवीजन के लिए रेडी करके रख रही है कि हाँ अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम तुरंत अपने आप को डिवाइड कर लेंगे। तो वो जो रेडी होने वाली रहती है ना, स्टैंड बाय समझते होंगे, स्टैंड बाय मतलब केवल अपने आप को रेडी करके रखा है कि अगर जैसी जरूरत पड़ेगी तो हम अपने आप को इस फेज में उतार देंगे और पूरा कोशिका चक्र चला लेंगे। तो वो रेडी करके रखती है, उस फेज को क्या कहते हैं, G0 फेज। क्या कहते हैं, G0 फेज। एक हो गया G0, G1, S, G2, ठीक है। अब आए हम किस पर, M वाले पे। M मतलब हमारी माइटोटिक प्रावस्था। ये तो हमारी पूरी इंटरफेस दिख रहा है, ये पूरी इंटरफेस है। इंटरफेस में बेटा कितना तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 24 आवर लग गए, 23 आवर लग गए, और इसमें कितना लगेगा, 1 घंटा। मतलब पूरी तैयारी में ही हमको सबसे ज्यादा समय लगता है। फिर हमारी कोशिका किस तरफ बढ़ जाएगी, तो अब हमारी कोशिका बढ़ जाएगी सेल डिवीजन की तरफ। और ये जो सेल डिवीजन है बेटा ये भी 2 भागों में होगा। तुम पहले यहाँ पे देखो, ये वाला, ये जो है ये अपना है कैरियोकाइनेसिस, जिसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज चलती है। और फिर है अपना साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर कोशिका द्रव का विभाजन। मतलब अब जब हमारी कोशिका विभाजित हम करेंगे तो वो भी 2 पार्ट में होगी। हम पहले केंद्रक को तोड़ेंगे, फिर केंद्रक के अंदर क्या होगा, केंद्रक के टूटने के बाद 2 अलग अलग केंद्रक जब हमारे बन जाएंगे तब आपकी सेल 2 भागों में क्या होगी, डिवाइड होगी, ठीक। तो आई होप ये कोशिका चक्र सबको क्लियर होगा। ये भी हमारे मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने लिया है, उन्होंने बोला है कि कोशिका विभाजन, तो आपको कोशिका विभाजन के बारे में हर छोटी बड़ी बात पता होनी चाहिए। और ये रटने से नहीं आएंगी, है ना, कि अगर आपने बोला कि मैं इसको बुक में से रट लूंगा, नहीं, तब ये समझ में नहीं आएगी। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप ऐसे देखेंगे, आपको याद रहेगी, तो आप आसानी से इसकी आंसर राइटिंग कर पाएंगे, ठीक। तो आई होप ये सारी बातें सबको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, हमारा ये पूरा हम देख चुके हैं कि सेल साइकिल क्या होता है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हमें करना है, हम कौन सी फेज पे पहुंच गए, तो इंटरफेस हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे माइटोटिक फेज, सूत्री प्रावस्था। तो याद रखना सूत्री प्रावस्था के अंदर अब जो कोशिका विभाजित होती है वो भी 3 प्रकार की हो जाती है। मतलब जो आपके कोशिका विभाजन का प्रकार होते हैं वो भी 3 होते हैं। कोशिका विभाजन के प्रकार वो भी कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। देखो इंटरफेस तो सब में सेम होती है, इंटरफेस में कोई चेंज नहीं है। तो इंटरफेस हुई, उसके बाद अब कोशिका डिवाइड होगी, ठीक है। अब डिवाइडिंग वाले फेज में एक छोटी सी चीज बस ये हो सकती है कि यहाँ पे हम कह रहे हैं 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है अमाइटोसिस, जिसे हम कहते हैं असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन, अमाइटोसिस सेल डिवीजन। दूसरा होता है आपका माइटोसिस सेल डिवीजन।
ठीक, जिसके अंदर हम क्या समझेंगे, कहते हैं क्या, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। और तीसरी होती है हमारी मियोसिस, सेल डिवीजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो ये तीन तरह के हो गए, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। इन तीनों को हमें देखना है। अब देखो इनके अंदर मैं बार बार कह रही हूँ कि जो इंटरफेज है वो तो तीनों में सेम रहेगी। अंतरावस्था मतलब कोशिका अपने आप को तैयार कर चुकी, अब वो तैयारी वाली प्रोसेस सेम रहेगी, उसके बाद ये सारी प्रोसेस चलेंगी। अब इस प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है, तो एक तो अमाइटोसिस है। अमाइटोसिस समझ लेते हैं किसमें होता है, तो ये हम कहते हैं एक कोशिकीय जीवों में होता है, मतलब जिसके अंदर एकल कोशिका ही पूरा क्या है, जीव है। ठीक है, या हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है, जिसके अंदर बहुत ही छोटी सी कोशिका है, वो असूत्री विभाजन से गुजरती है। माइटोसिस या समसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो ये होता है हमारी कायिक कोशिकाओं में, सोमेटिक सेल्स में होता है। सोमेटिक या इसे कहा जाता है वेजिटेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स में होता है। ठीक है, मतलब ये जो डिवीजन होता है ये उन कोशिकाओं में होता है जिसमें किसकी आवश्यकता है, तो जिसमें वृद्धि और मरम्मत की आवश्यकता है, जिसके अंदर वृद्धि व मरम्मत की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे हमारी स्किन हो गई, हमारा लीवर हो गया, तो वो सेल्स जिसमें हमें थोड़ी सी क्या है मरम्मत करनी, कुछ खराब हो गया, चोट लग गई तो चमड़ी निकल गई, अब वहां पे वापस स्किन आएगी, तो कौन सा सेल डिवीजन चलेगा, समसूत्री विभाजन। समसूत्री का मतलब ही होता है कि यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी, समान। गुणसूत्रों की संख्या कैसी रहती है बेटा, समान। गुणसूत्रों की संख्या रहती है यहाँ पे समान रहती है। ठीक, अगली बात यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये हमने कहा ये कायिक कोशिका में होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, इसीलिए इसका एक और नाम होता है, इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन मतलब जिसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको मिलेंगे आफ्टर द डिवीजन, कुछ भी टूटेगा फूटेगा नहीं, सब कुछ इक्वल मिलेगा। ठीक, अब मियोसिस कहाँ पे होगा, तो जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है ये होता है हमारी प्रजनन कोशिकाओं में, प्रजनन कोशिकाओं में होता है। रिप्रोडक्टिव या हम जिन्हें कहते हैं गैमेट सेल, रिप्रोडक्टिव या जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है गैमेट सेल्स में होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें शरीर के अंदर क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या कैसी रह जाती है, आधी। गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, आधी हो जाती है। इसमें जो गुणसूत्र रहेंगे वो डिवीजन के बाद कितने हो जाएंगे, आधे। इसीलिए इसे हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, जिसके अंदर गुणसूत्र क्या रह जाएंगे, आधे। और ये ऐसा क्यों हो रहा है ये भी अभी हम पूरा समझेंगे। तो जो हमारे सेल डिवीजन है वो कितने टाइप के, तो तीन है, अमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस, समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री विभाजन। तो आई होप ये बेसिक जो मैंने आपको बताया है टाइप्स के बारे में वो क्लियर होगा। अब इन तीनों को हम एक एक करके डिटेलाइज करना स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले, हाँ भाई ये पूरी आपकी जो माइटोटिक फेज है वही मैंने आपको पूरी यहाँ पे समझाई है। आगे बढ़ते हैं हम, अमाइटोसिस सेल डिवीजन। अमाइटोसिस सेल डिवीजन जो है, हाँ ये मैंने अभी आपको बताया किसमें होता है, तो ये किसमें होगा आपके, जैसे हो गया अमीबा, या मैं कह दूं कोई भी प्रोकैरियोटिक जीव में होता है। इसमें होता क्या है, इसमें हमने कहा एक ही सिंगल सेल है, सिंगल सेल है, तो धीरे धीरे उस सेल के अंदर ये जो केंद्रक है ये ऑटोमेटिक अपने आप में एक क्लीवेज फेरो बनती है, जिससे दो अलग अलग केंद्रक में विभाजित हो जाता है। बहुत बड़ी कुछ भी प्रोसेस नहीं होती, अपने आप ही क्या होता है, दो उसमें विभाजित हो जाता है। दो केंद्रक विभाजित होने के बाद अंदर आपको ऐसे दो अलग अलग केंद्रक दिखाई देंगे, और उसके बाद फिर ये दोनों केंद्रक दो अलग अलग कोशिका का, मतलब इन दोनों केंद्रक के बाद बाहर कोशिका द्रव बनने लगेगा और दो अलग अलग कोशिकाओं का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत लंबी प्रोसेस नहीं चली, क्योंकि एक ही सेल है और वो एक ही सेल पूरा का पूरा क्या है, जीव है। तो वो अपने अंदर क्या करता है, तो अपने केंद्रक को सबसे पहले तो तोड़ता है,
ठीक है, केंद्रक को तोड़ने के लिए कोई ऐसे अलग से प्रोसेस नहीं होती, उसके अंदर ऑटोमेटिक हो जाता है कि जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद उस न्यूक्लियस के चारों तरफ दो अलग अलग तरह से कोशिका द्रव बनने लगे, है ना, सारे कोशिकांग बनने लगे, और फिर जाके दो अलग अलग कोशिका क्या हो गई, डिवाइड हो गई। अब हमें पता है कि प्रोकैरियोट में बहुत ज्यादा कोशिकांग तो होते ही नहीं, तो जितने भी कोशिकांग है वो बने और इस तरह से दो सेल एक दूसरे से क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो अगर आप बात करेंगे असूत्री की, ठीक, तो इसमें हम बिल्कुल छोटा सा लिख सकते हैं कि इसमें पहले पितरक कोशिका का केंद्रक विभाजित होता है, उसके बाद कोशिका का विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो अमाइटोसिस वैसे तो हमसे पूछा नहीं जाता, रेयरली पूछा जाता है, पूछा जाए तो याद रखना एक कोशिकी जीव प्रोकैरियोटिक जिसके अंदर पूर्ण तरह विकसित नहीं है, एकल कोशिका ही पूरा जीव है। तो कैसे होगा, तो भाई ये इस तरह के प्रोसेस है और इस तरह का एक छोटा डायग्राम आप वहां पे बना के आ सकते। तो ये है आपका अमाइटोसिस, तो इसमें हम ज्यादा लोड नहीं ले रहे। आगे बढ़ते हैं, हमारा माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है उसकी तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि माइटोसिस सेल डिवीजन की खोज की गई थी, फ्लेमिंग ने की थी 1882 में। ठीक, अब 1855 में हमें सेल डिवीजन के बारे में पता चला, फिर हमें ये पता चला कि समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो ये किस तरह की कोशिका में होता है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि यह हमारी कायिक कोशिकाओं में होता है। यह किस में होता है, तो यह हमारी कायिक कोशिका मतलब हमारी त्वचा, हमारा यकृत, हमारी वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स में होता है। इसके अंदर क्या हो रहा है, तो इसके अंदर वृद्धि व मरम्मत का काम होता है, इसके अंदर कोई निर्माण का काम नहीं हो रहा। ये किस तरह का डिवीजन है, तो ये इक्वेशनल डिवीजन है, क्योंकि इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। तो इतनी बातें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसको आप इसी तरह से क्या करेंगे, लिख कर आएंगे। अब हम चलते विभाजन की तरफ। अब विभाजन हमें पता है दो पार्ट में होगा। सबसे पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद होगा आपका साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो होगा कैरियोकाइनेसिस और फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। चलो, तो अब सबसे पहले हम बढ़ते हैं कैरियोकाइनेसिस की तरफ। तो याद रखना जो कैरियोकाइनेसिस होता है, जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसके अंदर भी चार प्रोसेस चलती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज जिसे हम कहते हैं पूर्वावस्था, मेटाफेज मध्यावस्था, एनाफेज, एनाफेज हमारी हिंदी में कहलाती है, एनाफेज को कहा जाएगा हिंदी में पश्चावस्था, पश्चावस्था, और इसे कहते हैं अंतावस्था। तो इस तरह से हमारी चार प्रोसेस कैरियोकाइनेसिस के अंदर चलती है। ठीक, तो इन चारों को एक एक करके हम समझते। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि कोशिका के अंदर केंद्रक का विभाजन क्या होता है, तो वो होता है हमारा कैरियोकाइनेसिस। और ये कैरियोकाइनेसिस मतलब एक सेल के अंदर अब आपको दो दो न्यूक्लियस क्या होंगे, दिखाई देंगे। उस कैरियोकाइनेसिस की सबसे पहली जो अवस्था है वो है प्रोफेज, प्रोफेज। और इस प्रोफेज में पूर्वावस्था में क्या होगा, सबसे पहले तो इस पूर्वावस्था में देखो क्या होता है, कोशिका के आकार में क्या होती है, वृद्धि हो चुकी होती है जो, ठीक है, कारक केंद्र से पिंडल का निकलना, ठीक, और इसके अंदर जो सबसे पहले मेन चीज होगी
क्रोमेटिन जाल का संघनित होकर गुणसूत्र में बदलना, गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में बदलना। ठीक, तो देखो हमारी ये जो प्रोफेज है इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो अभी प्रोफेज का भी जब इंटरफेज के तुरंत बाद तो ऑलरेडी कोशिका विभाजन, डीएनए का रिप्लिकेशन हो चुका है, कोशिका की वृद्धि हो चुकी है। अब ये हमने कहा ये है सेल और ये है सेल के अंदर का केंद्रक। तो इस सेल के अंदर के केंद्रक में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, तो इस सेल के अंदर का जो केंद्रक है उसमें जो आपकी केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका लुप्त होने लगते हैं। ठीक है, जो केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका है ये क्या होने लगते हैं बेटा, तो ये लुप्त होने लगते हैं। अगली चीज क्या होगी, जो आपके क्रोमोसोम थे, गुणसूत्र, इनका निर्माण हो जाता है। मतलब आपके जो क्रोमेटिन जाल थे अभी तक ना, हमने पूरा कोशिका का डायग्राम पढ़ा है, तो क्रोमेटिन जाल किसे बदल जाते हैं, गुणसूत्र में। और आपके जो केंद्रक के बाहर की सतह पे हमने पढ़ा था तारक काय होता है, उस तारक काय से निकलता है तारक केंद्र, तारक केंद्र, और उन तारक केंद्र से निकलने लगती है स्पाइंडल्स रेस, है ना, एस्ट्रल रेस निकलने लगती है। कौन सी रेस है, तो हमें पता है एस्ट्रल रेस है। और ये एस्ट्रल रेस किसका निर्माण करती है, तो स्पिंडल का निर्माण करने लगती है। तो देखो पूर्वावस्था में हमसे पूछा जाए कि क्या क्या हो रहा है, तो अंतरावस्था के तुरंत बाद पूर्वावस्था स्टार्ट होती, प्रोफेज स्टार्ट होती। उस प्रोफेज के अंदर देखो समसूत्री विभाजन है, तो गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी, बहुत ही इजी गोइंग है। डीएनए के ऑलरेडी हम कॉपी कर चुके हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो क्रोमोसोम है इसके डीएनए के ऑलरेडी हम लोग कॉपी कर चुके हैं। तो अगर ये क्रोमोसोम है तो ये दो क्रोमेटिड सिस्टर रहती है, ये वाला हिस्सा, दूसरा ये वाला हिस्सा, इसमें भी डीएनए इसमें भी डीएनए, तो कम कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी डीएनए यहाँ पे हम क्या है, डबल है, कॉपी कर चुके, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या कहा, हमारा जो सबसे पहला काम प्रोफेज में होता है कि जो क्रोमेटिन जाल है वो संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, केंद्रक झिल्ली केंद्रिका लुप्त होने लगती है। ठीक, मतलब ये देखो ये कोशिका है, तो कोशिका के जो बाहर वाला हिस्सा है वो भी आपको कोशिकांग वगैरह भी लुप्त होते हुए दिखेंगे, है ना, ये केंद्रक झिल्ली वगैरह लुप्त होती हुई दिखेगी। ये जो बाहर है तारक के काय से तारक केंद्र बनने लगेगा, एस्ट्रल रेज निकलने लगेगी, स्पाइनल का निर्माण होगा। इतनी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक, तो ये इतनी बेसिक बातें हमें प्रोफेज के लिए क्या करनी, याद रखनी है। हाँ, और एक और लास्ट चीज यहाँ पे कि केंद्रक झिल्ली केंद्रिका लुप्त होने लगते हैं। ठीक, तो देखो क्या क्या है कि तारक केंद्र से स्पाइंडल फाइबर निकलने लगे हैं, क्रोमेटिन जाल से क्रोमोसोम बन गए हैं, कोशिका का आकार ऑलरेडी बढ़ चुका था, और अब तक हमारी जो केंद्रक झिल्ली वो भी धीरे धीरे क्या होने लगी, लुप्त होने लगी। ठीक, तो प्रोफेज आई होप सभी को क्लियर होगा, ये चीज हमारी प्रोफेज में होगी। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज, अगली जो प्रोसेस आएगी सेकेंड प्रोसेस, वो है हमारी मेटाफेज, मध्यावस्था। मध्यावस्था में क्या होता है बेटा, तो मध्यावस्था में गुणसूत्र, देखो मध्यावस्था में सबसे पहली चीज तो क्या होती है, तो तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, स्पिंडल फाइबर, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है तुर्क तंतु, गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से, गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं तथा सभी गुणसूत्र, सभी गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर आकर बैठ जाते हैं, मध्य पट्टिका पर
आकर बैठ जाते हैं। ठीक, तो भाई क्या क्या हुआ, देखो अभी तक पीछे हम पढ़ चुके प्रोफेज। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ये जो आपकी कोशिका है इसके अंदर ये जो दोनों आपके क्या है, सेंट्रियोल है ना। कोशिका के अंदर जो दोनों सेंट्रियोल है जिन्हें हम क्या कहते हैं, तारक केंद्र। ये तारक केंद्र सबसे पहले विपरीत ध्रुवों पर जाएंगे, मतलब अभी तक ये इधर उधर थे, अब ये दोनों चले जाएंगे, एक हो जाएगा नॉर्थ पोल और एक चला जाएगा साउथ पोल पे, विपरीत ध्रुवों पर चले गए। इनसे निकल रही एस्ट्रल रेस, वो एस्ट्रल रेस क्या करेगी, सारे गुणसूत्र ऐसे सेंटर में आकर बैठ जाएंगे, है ना, जितने भी आपके क्रोमोसोम है वैसे सेंटर में आकर बैठ जाएंगे। देखो मिडिल लाइन दिख रही होगी सभी, सेंटर में आकर बैठ गए, और इनका जो सेंट्रोमियर है, मैंने बताया था कि गुणसूत्र का जो सेंटर वाला पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है सेंट्रोमियर। क्या कहलाता है बेटा, सेंट्रोमियर। तो इस सेंट्रोमियर, ये जो सेंटर वाला पार्ट है सेंट्रोमियर कहलाता है, समझ में आ गया होगा आपको। तो इस सेंट्रोमियर से क्या हो जाएंगे, इनके स्पाइंडल फाइबर, ये देखो स्पाइंडल फाइबर इनके सेंट्रोमियर से आकर जुड़ने लगेंगे। ठीक है, तो ये स्पाइंडल फाइबर ऐसे ऐसे निकल रही है, देखो यहाँ से ऐसे स्पाइंडल फाइबर निकल रही है, ये इनके गुणसूत्रों से आकर क्या हो रही है, जुड़ती। तो इस तरह से स्पाइंडल फाइबर क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम को जुड़ जाएंगे। तो मध्य अवस्था मतलब सारे गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर आकर जम जाएंगे, तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे, और उनसे निकलने वाले स्पाइंडल फाइबर अब उनके उसके जो सेंट्रोमियर उससे जुड़ना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। बहुत ही इजी। ठीक, अब क्या होगा, अगली जो प्रोसेस है वो है हमारी एनाफेज, पश्चावस्था। पश्चावस्था, एनाफेज, इसमें क्या होगा, तो इसमें याद रखना गुणसूत्र, या हम लिख सकते हैं क्रोमेटिड सिस्टर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, वह विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगेंगे, विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगेंगे। अब देखो, अब आती है हमारी कौन सी फेज, तो अब आती है हमारी एनाफेज, मध्यावस्था। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो हमारी कोशिका है के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, हमारे जो क्रोमोसोम्स थे, क्रोमोसोम्स की जो क्रोमेटिड सिस्टर है वो एक दूसरे से अलग हो जाती। कैसे बेटा, तो हमारे जो क्रोमोसोम थे मैंने अभी बताया वो कैसे थे, वो कुछ इस प्रकार से थे। मैं बार बार कह रही हूँ हम समसूत्री विभाजन पढ़ रहे हैं, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या सेम रहेगी, बस ये एक दूसरे से क्रोमेटिड सिस्टर एक दूसरे से अलग हो जाएगी। तो अलग होने के बाद भी कई बच्चों के दिमाग में डाउट नहीं आता है कि मैडम अगर ये अलग हो गई तो इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल भी आधा हो जाना चाहिए, तो नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा इंटरफेस, और इंटरफेस के अंदर डीएनए ऑटोमेटिक अपने आप को कॉपी कर चुका था। तो डीएनए कॉपी हो चुका है, तो क्रोमोसोम की दो जो क्रोमेटिड सिस्टर है वो एक दूसरे से टूटकर अब विपरीत ध्रुवों की ओर क्या होने लगती, खिंचाने लगती, किसमें, पश्चावस्था में, एनाफेज में। तो बहुत ही सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे ये देखो क्रोमेटिड सिस्टर एक दूसरे से अलग हो गई और ये विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगी है। यहाँ पे है आपका स्पिंडल फाइबर और ये विपरीत ध्रुवों की ओर सब खिंचाने लगी है। ठीक, तो ये हो गई हमारी कौन सी फेज, तो ये हो गई हमारी पश्चावस्था। आगे बढ़ेंगे तो आगे आएगी हमारी लास्ट फेज, जिसे हम क्या कहते हैं, टिलोफेज। लास्ट से हमारी टिलोफेज, अंत्यावस्था। टिलोफेज चौथी जो फेज है, इसमें क्या होगा, तो इसमें अब वापिस से क्या होने लगेगा, तो इसमें गुणसूत्र, या जिन्हें हम कह रहे हैं क्रोमेटेड सिस्टर, जो एक दूसरे से अलग हुई थी, क्रोमेटिन जाल का निर्माण करेंगी, क्रोमेटिन जाल का निर्माण करेंगी, तथा केंद्रक, झिल्ली, केंद्रिका पुनः
उत्पन्न होंगे, पुनः दिखाई देने लगेंगे। तो देखो यहाँ पे अब हमारे दो, एक ही सेल के अंदर हमें दो डिफरेंट डिफरेंट क्या दिखने लगेंगे, केंद्रक हमें दिखने लगेंगे। कैसे? तो इसके अंदर जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर समाप्त होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। उल्टी होती है, किसकी उल्टी होती है? तो हमारी प्रोफेज की। देखो सीधी बात है, हमने प्रोफेज में क्या कहा था कि हमारी कोशिका के अंदर जो एस्ट्रल रेज है ना, तारक का केंद्र है, तारक काय से तारक केंद्र से स्पिंडल फाइबर या एस्ट्रल रेज निकलने लगती है। ठीक, हमारे जो गुणसूत्र है, जो क्रोमेटिन जाल है, वो गुणसूत्रों में बदलने लगते हैं। ये इनिशियली हुआ था। अब जब हमने ये कर लिया कि भैया गुणसूत्र को सेंटर में ले आए, गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिन सिस्टर एक दूसरे से अलग अलग हो गए पश्चावस्था में, अब हमारी जो अंत्यावस्था उसमें क्या होगा? तो इसके अंदर वापस से हमारी जो एक कोशिका है उसके अंदर हमें दो सेपरेट केंद्रक दिखाई देने लगेंगे। और इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी? तो इसके अंदर सबसे पहले तो स्पिंडल फाइबर क्या होने लगेंगे? समाप्त होने लगेंगे, नष्ट हो जाएंगे, अलग हट जाएंगे। फिर आपकी जो केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका जो लुप्त हुई थी वो पुनः दिखने लगेगी आपको। और जो क्रोमोसोम अलग अलग, जो क्रोमेटिड सिस्टर से अलग अलग हुए थे, वो वापिस से सीधे होने लगेंगे और इसे धागे नुमा संरचनाओं में खुद को क्या करने लगेंगे? ये परिवर्तित करने लगेंगे, मतलब वापस क्रोमेटिन जाल बनेंगे। यहाँ पे वापस से क्या आ गई? तो यहाँ पे वापस से आ गई है केंद्रिका, है ना। ये देखो वापस से क्या आ गई? केंद्रिका। ये क्या आ गई? तो ये आ गई आपकी केंद्रक झिल्ली। यहाँ क्या आ गई है? केंद्रक झिल्ली आ गई है। तो ये सब कुछ वापस से पुनः क्या होगा? दिखने लगेगा। तो ये है आपका, और ये स्पाइंडल फाइबर ये क्या होने लगे? समाप्त होने लगे। स्पिंडल फाइबर समाप्त होने लगते। ठीक, तो ये कुछ चीजें हमें यहाँ पर क्या होगी? देखने को मिलेगी, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन क्लीवेज फेरो न्यूक्लियोरस। ये सब हमें वापस से क्या होंगे? मिल जाएंगे। अब यहां से क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा कैरियोकाइनेसिस समाप्त हो गया। अब कौन सी प्रोसेस चलेगी? तो अब प्रोसेस चलेगी हमारी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा बेटा? तो ये आपको दिख रही होगी दो अलग अलग सेल, अब ये बीच से एक दूसरे को तोड़ देंगी, ये होगा साइटोकाइनेसिस। अब देखो साइटोकाइनेसिस जो होता है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा सा डिफरेंस कैसे होता है? जो साइटोकाइनेसिस होता है किसमें? कोशिका द्रव विभाजन। साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव विभाजन। अब आपको एक सेल के अंदर दो अलग अलग केंद्रक मिल गए, अब उस केंद्रक से आपको दो अलग अलग कोशिका बनानी है। तो ये थोड़ा सा डिफर होता है किसमें? प्लांट सेल और एनिमल सेल में। पादप कोशिका में, पादप कोशिका में सेल प्लेट के द्वारा, सेल प्लेट के द्वारा कोशिका विभाजित होती है, विभाजित होती है। और एनिमल सेल में, एनिमल सेल में जंतु कोशिका में क्लीवेज फरों के द्वारा कोशिका विभाजन होता है। क्लीवेज फरों के द्वारा कोशिका विभाजन होता है। ठीक, तो ये क्या अंतर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए, आपने देखा होगा ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर जो रहता है ना बेटा, प्लांट सेल के अंदर ये एक कोशिका है, एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक है, पर दोनों का डिवीजन सेम नहीं होता है। प्लांट सेल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की, ये जो दिख रही है आपको बीच में एक पट्टी, कैल्शियम और मैग्नीशियम की एक प्लेट बनती है, जिससे प्लांट सेल दो भागों में क्या होती है? टूटती है। मतलब उसके अंदर साइटोकाइनेसिस होता है। केवल यही एक डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। और साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है, तारक काय होता है, जबकि प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर ऑटोमेटिक बन जाते हैं। तो एक वो भी डिफरेंस था, एक यहाँ पे ये भी डिफरेंस। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है? तो एनिमल सेल में एक चीज बनती है जिसे कहते हैं खांच या क्लीवेज फरो। इसे अंदर से बाहर की तरफ चलता जाता है वो, और दो कोशिका एक दूसरे से क्या हो जाती है? अलग हो जाती। देखो केंद्रक तो एक दूसरे से अलग हो गए। अब केंद्रक के बाद कोशिका का जब अलग होना हुआ तो उसके अंदर कोशिका द्रव का विभाजन होता है, और वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक वर्ड से डिफर करता है। यहाँ पे होता है सेल प्लेट, यहाँ पे होता है क्लीवेज फरो। यहाँ पे होगा क्लीवेज फरो, यहाँ पे होता है सेल प्लेट। बस इतना सा यहाँ पे क्या है? डिफरेंस है। तो देखो अभी जो हमने बिल्कुल बेसिक चीजें देखी है,
अभी जो हमने बिल्कुल बेसिक चीजें देखी कि भाई कोशिका विभाजन होता क्या है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि कोशिका विभाजन क्या होता है। कोशिका विभाजन क्या होता है, तो कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि एक कोशिका का दो कोशिका में क्या होना, टूटना। ये हम पूरा देख चुके हैं। कोशिका विभाजन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो जो कोशिका विभाजन होता है उसके विभिन्न प्रकार हमने देखे थे, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। आज हम लोगों ने असूत्री और हमारा समसूत्री विभाजन देखा है। अर्धसूत्री विभाजन जो है हमारा, वो हम हमारी अगली क्लास में देखें। कोशिका विभाजन के अंदर जो सबसे मेन चीज आज हम लोगों ने पढ़ी बेटा, वो है हमारी अंतरावस्था। उसको भी याद रखना है कि सेल साइकिल में 23 आवर्स का समय केवल अंतरावस्था में व्यतीत हो रहा है और केवल 1 घंटे का समय लग रहा है डिवाइडिंग फेज में। अब हमारा जो ये वाला फेज पूरा चल रहा था, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, तो जिसके अंदर हमने पूरा पढ़ा है हमारा माइटोसिस वाला। इसके अंदर आई होप आपको सारी प्रोसेस क्लियर होगी। प्रोफेज के अंदर क्या होगा, तो आपका केवल क्रोमेटिन जाल से क्रोमोसोम बनेगा और अंदर तैयारी हो जाएगी ताकि वो टूट सके। टूटने का मतलब है क्रोमेटिड सिस्टर एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगी। ये जो दो भाग हमें दिख रहे हैं, ये दोनों भाग एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग अलग। ये यहाँ से बीच में से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो इनका अलग होने क्या कहलाता है, हमारा कोशिका विभाजन, है ना। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद हमारा मेटाफेज आएगा, बीच में आ जाएंगे, है ना। एनाफेज में दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। टीलोफेज में बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे और दो अलग अलग केंद्र दिखाई देने लगेंगे। और साइटोकाइनेसिस में प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक अंतर आएगा कि जो प्लांट सेल रहेगी आपकी, उसके अंतर्गत क्या रहेगा, आपका सेल प्लेट। और एनिमल सेल के अंतर्गत क्या रहेगा, तो एनिमल सेल के अंदर रहेगा आपका क्लीवेज फर्म, और उसके द्वारा वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को आज जो हमारा मियोसिस वाला, सॉरी माइटोसिस वाला पार्ट है, वो कंप्लीट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस। ठीक है, थैंक यू।